बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एपिसोड नंबर 5 एंड सीजन नंबर 3 क्लास 9 बायोलॉजी। और जो नया सिलेबस है ये उसके अकॉर्डिंग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये भाईजान आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर टॉपिक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। फिर इसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे। जो आपका एपिसोड एंड होगा उसके एंड पे मैं क्विज सेशन भी रखता हूँ, तो क्विज सेशन जो है वो भी आपने सोल्व करना है लाजमी तौर पर, और कमेंट के अंदर आंसर भी करने हैं। ये एक लाइव क्लास चल रही है। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए बाकी तमाम लेक्चर्स की, बाकी तमाम बुक्स के लेक्चर्स की, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, बहुत कम पैकेजेस में, या टेस्ट सेशन देना चाहते हो तो इस नंबर पे रब्ता करो, ठीक है। और नोट्स चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। चलो जी शुरू करें बच्चा लोग पार्टी, ठीक है जी। तो टॉपिक जो है ना वो मैंने अब लिखा है जी न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस क्या है एक्चुअल में? व्हाट इज कैरियोलॉजी? द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस की स्टडी होती है बेटा, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? उसको हम इंक्लूड करते हैं कैरियोलॉजी के अंदर। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो जो रॉबर्ट ब्राउन है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। तो ये आपने डिस्कवरी जो है वो न्यूक्लियस की लाजमी लिखनी है जब आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जो आपके पास एपिसोड नंबर 1 था इसका, उसमें मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक की कहानी और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बताया था कि उसने रॉबर्ट हुक को गलत साबित कर दिया। तो आपने सबसे पहले हेडिंग जो लगानी है वो आपने लिखनी है डिस्कवरी, फिर आपने बताना है कि किसने डिस्कवर किया। फिर आपने दूसरे नंबर के ऊपर इसका जनरल नाम याद रखना है। इसका जनरल नाम जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, इट इज अ ब्रेन ऑफ सेल। इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की जो तमाम एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वो होती है न्यूक्लियस की। इसी वजह से इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन आती है। अगर हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की बात करें तो मैंने कहा था कि 3 डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं। उनमें से एक मैंने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरे का मैंने नाम दिया था तो मैंने कहा था क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारे पास होता है न्यूक्लियस। तीसरा हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इससे ये बात तो कंफर्म होगी कि जो 3 डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हैं उनमें एक होती है न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हेडिंग। हेडिंग किसके लगाएंगे? डेफिनेशन की। तो जल्दी से बच्चा नोट्स आपने अपने खुद बनाते जाना है, ठीक है? ओके। अच्छा, आप लोग कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग अपने नोटबुक के ऊपर लिख लो। अभी मैं जब कंप्लीट कर लूंगा फिर मैं आऊंगा बैक साइड पर, ठीक है? ओके। सो it is a double membrane. It is a double membrane bound organelle. It is a double membrane bound organelle which controls all activities of सेल। जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब हम बताते हैं आपको बेटा लोकेशन के न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है एनिमल सेल। फिर आपने बेटा नीचे वाली साइड के ऊपर लिख लेना है यहाँ पर प्लांट सेल। तो आपने कहना है कि इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। सेल का जो सेंटर होता है ना उसमें ये पाया जाता है। मतलब लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास एनिमल सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, तो एनिमल सेल का जो बिल्कुल सेंटर होगा ना वहां पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूं तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ होती है सेल वॉल, और फिर अंदर की तरफ आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर उसके साइड पे अगर आप देखोगे तो साइड पे यहाँ पे होगा न्यूक्लियस। साइड पे न्यूक्लियस क्यों होता है? क्योंकि उसमें बड़ा सा एक मोटा सा वैक्यूल मौजूद होता है। तो वो वैक्यूल जो है वो उसको पुश कर देता है एक साइड की तरफ। तो आपने ये चीज याद रखनी है, वन साइड ऑफ सेल ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। एक बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरफ धकेल दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है। क्लियर होगी बात यहां तक? अब हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ये इंपॉर्टेंट है। मैं जरा डायग्राम आपको लिए बड़ी से बना देता हूँ न्यूक्लियस की।
उसको जरा आपने समझना है। देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड मैंने बोला था ना, तो मैं यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन्स बनाऊंगा अब आपके लिए। ये मैं सेल नहीं बना रहा, ये मैं आपके लिए न्यूक्लियस बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए मैंने क्या बनाया, ये आपके लिए मैंने न्यूक्लियस बनाया है। सी, ये न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन आ गई और ये न्यूक्लियस की दूसरी मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। और ये देखो न्यूक्लियस की जो दोनों मेम्ब्रेन है उनके दरमियान आपको खाली जगह नजर आ रही है ना। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख लो। इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस का नाम देते हैं। समझ में आ गई बात, क्या नाम देंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस का नाम देते हैं। फिर उसके बाद ये देखो कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में मैंने क्या बना दिया, सुराख बना दिया। ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप का नाम देते हैं। इसका एडवांस नाम है कैरियोथीका। वो कैरियोलॉजी से याद रख लो, कैरियोथीका, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है उसको साइटोप्लाज्म नहीं कहते। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल में होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका जो नया नाम है उसको हम कहते हैं कैरियोलिम्फ। ये एडवांस नाम है, थोड़ा सा करना चाहो तो इसको कर लो कैरियोलिम्फ और उसको कर लो कैरियोथीका। और ये 2 मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान में खाली जगह को मैंने क्या बोला, पेरीप्लाज्मिक स्पेस का नाम दिया। आपके दिन में क्वेश्चन आना चाहिए, आई थिंक सो, अभी मैं क्योंकि देखा नहीं है पूछा है कि नहीं किसी ने, कोई ऐसा सेल है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है? बिल्कुल है। क्या किसी को आइडिया है ऐसा कोई सेल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है? बेटा आप क्यों नहीं फोकस कर पा रहे इस वर्क के ऊपर? कौन से थॉट्स के अंदर आप गुम है? आयशा, कौन से थॉट्स में बच्चा गुम है? नहीं बेटा गलत है। लिवर सेल में कहाँ से आ गया बेटा? हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं मसल सेल। तो याद रखिएगा कि मसल सेल के अंदर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मसल सेल में मैनी न्यूक्लियस पर सेल, मैनी न्यूक्लियस पर सेल। और बाकी जो आपके होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होता है। तो इसमें मसल सेल में आपने याद रखना बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। और वो मुझे थॉट से एक बात याद आ गई, मौलाना रूम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन थॉट्स। अपने आप को अपने ही थॉट से बचाइए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन इंसान के अपने थॉट्स ही होते हैं। जो वो फ्री टाइम के अंदर बैठा जो है वो सोचता रहता है, कभी किसी चीज के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी डीप थिंग टू अंडरस्टैंड, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन थॉट्स। ओके ओके, नाउ फोकस ऑन इट बेटा, इधर फोकस करो, छोड़ दो जो भी आप सोच रहे थे। तो मैंने बात की कि 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, मैंने आपको बना के दिखाई। मैंने कहा कि इसी को मैं नाम दूंगा न्यूक्लियर इनवेलप का, इसी को हम नाम देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो हमने स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो चीज लिखनी है वो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में या न्यूक्लियर इनवेलप के बारे में। फिर दूसरे नंबर के ऊपर हम लिखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तीसरे नंबर के ऊपर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में। अच्छा, न्यूक्लियोलस क्या चीज है? साइटोप्लाज्म जो है ना, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, साइंटिस्ट ने पता है क्या किया है? जैसे आपको पता है कपड़ा रंगवाने के लिए जाओ तो सफेद कलर का कपड़ा है, उसको डिफरेंट कलर अगर आपको देना है तो आप अगर मार्केट में चले जाओ तो क्या होता है, अब मार्केट में जाओगे आप कलर फेंकोगे, डाई फेंकोगे, तो डेफिनेटली तौर पर वो जो कपड़ा है वो रंग हो जाता है। लेकिन क्या पहली बार रंग करने से वो रंगा जाता है? नहीं रंगा जाता, उसको 2 बार करना पड़ता है, 3 बार भी समटाइम करना पड़ता है। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने पता क्या किया, साइंटिस्ट ने एक डाई पकड़ी, उस डाई को पकड़ के ना न्यूक्लियस के ऊपर फेंका। इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि वो जो डाई है ना, जो कलर है वो कलर बहुत ज्यादा रिटेन कर रहा है और वो काला 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 में चेंज हो गया। सही है, तो वो जो कलर जो बहुत ज्यादा रिटेन कर रहा है, और उन्होंने उस डार्क रीजन को क्या नाम दिया, उन्होंने इस डार्क रीजन को नाम दे दिया न्यूक्लियोलस। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोलस का नाम दे दिया। सो अब समझ में आ गया कि न्यूक्लियोलस कौन सा रीजन है? ये वो डार्क रीजन होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सही है, अब ये डार्क रीजन क्यों है? आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि ये डार्क रीजन है। क्योंकि इसके अंदर जो है बेटा वो क्या चीज पाई जाती है, इसके अंदर क्रोमाटिन और क्रोमोसोम जो होता है ना वो सारे के सारा किधर पाया जाता है, वो इस न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि ये एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके पास डार्की रीजन हो जाता है। तो ये इसी वजह से डार्क रीजन होता है। अब लफ्ज जो क्रोमोसोम निकला है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्रोमोसोम में 2 लफ्ज हैं।
एक है क्रोम मतलब कलर, दूसरा सोम, सोमा से निकला, सोम का मतलब बॉडी, मतलब कलरफुल बॉडी इनसाइड द सेल। मतलब ये हुआ कि ये वो कलरफुल बॉडी, ये वो बॉडीज होती हैं जिन्होंने सेल के अंदर वो डाई पकड़ी थी, कलर रिटेन किया था, तो इसी की बेस पर हमने इसको नाम दिया क्रोमोसोम का। और न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर डार्क रीजन होता है, ब्लैक कलर का रीजन होता है, उसको हम कहते हैं। तो इस तरह से आपने डेफिनेशन लिखनी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपने कहना है कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल membrane around nucleus, it is a double membrane around nucleus। ये न्यूक्लियस के गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है, which have pores called nuclear pores, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें सुराख होते हैं, और उन सुराखों को हम क्या नाम देते हैं, उन सुराखों को हम नाम देते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स आ गए, इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है कि सेल के अंदर जो सेल मतलब न्यूक्लियस, सेल में से न्यूक्लियस के अंदर जो चीजों ने जाना है, ये न्यूक्लियस से निकल के जो बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर चीजों ने आना है, वो इन सुराखों के जरिए से एक्सचेंज हो रहा होता है। जो न्यूक्लियर पोर्स के नंबर होते हैं ना, ये डिफरेंट सेल टू सेल वेरी करेंगे, कुछ सेल्स में ज्यादा हो सकते हैं, कुछ सेल्स के अंदर कम हो सकते हैं। तो ये अपनी बात भी अपने माइंड में बैठा लेनी है। फिर अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो आपने कहना है कि इट इज अ फ्लूइड, it is a fluid present inside nucleus। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो मेन चीज होती है ना, वो आपको आरएनए देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलती है, आरएनए देखने को मिलता है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपको राइबोसोम जो होते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये मेन कंटेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का। फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस, आपने कहना है कि इट इज अ डार्की region inside nucleus, dark region inside nucleus where chromosome या क्रोमाटिन जो है वो प्रेजेंट होंगे, where chromosomes are present, जहां पर क्रोमोसोम्स वगैरह मौजूद होते हैं, उसको हम ये नाम देते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम आपने कहना है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन, क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन, क्रोमाटिन की जो कंडेंस्ड फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। मतलब ये जो बिखरा नुमा आपको धागा नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं क्रोमाटिन। और जब सेल डिवाइड होने की कगार पे होता है तो हमें इस तरह से सेल के अंदर ना एक मुनाज़म स्ट्रक्चर नजर आती है। वो जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। उसको क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात? अगर हम बात करते हैं ना सेल की, तो सेल के ना दो फेजेस होते हैं। एक सेल का फेज होता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेज। जैसे देखो इंटरफेज होता है ना, इसमें सेल खुद को तैयार करता है। और जो माइटोटिक फेज होता है ना, इसमें सेल खुद को क्या करता है? डिवाइड करता है। सही है। तो जो तैयार करने का फेज होता है ना, जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, तो उस नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर ना आपको क्रोमोसोम नहीं नजर आ सकता। उस नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर आपको ये बिखरा हुआ धागा नजर आएगा, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन का। और जैसे ये बेटा किस फेज में जाएगा? माइटोटिक मतलब डिवाइडिंग फेज में जाएगा, तो धागानुमा स्ट्रक्चर जो है ना, ये खुद को अरेंज करेगा, और अरेंज करके ये किसमें चेंज हो जाएगा? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में बेटा ये क्रोमाटिड्स होते हैं, या फिर इसको आप एक आर्म को कह दो कि एक इसका लॉन्ग आर्म होता है, एक इसका क्या होता है? शॉर्ट आर्म होता है। और बीच में ये जो चीज होती है, इसको आप नाम देते हो सेंट्रोमियर का। तो ये जो सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म जो है वो आपस में क्या होते हैं? वो कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से ये चीज जो है वो आपने लाजमी तौर पर समझनी है। यहाँ तक पूरी बात समझ आ गई? क्वेश्चन ना पूछो बच्चा। स्क्रीन नजर नहीं आ रही भाई, बगलोल लोग, सबसे पहले मेरे को बता तो दिया करो भाई, आपको नीचे से नजर नहीं आ रहा तो मैं उसको सेट कर दूं। अब ठीक है? सारा तो यार नजर आ रहा था, लिखा हुआ ना, मैं बोल तो रहा था ना बच्चा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, पेज नंबर 45 ओपन कर लो फटाफट। पेज नंबर 45 ओपन करो। जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन राइज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है? क्या यूकैरियोटिक सेल में होता है? अब देखो, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, क्योंकि प्रो का मतलब बिफोर, और लफ्ज कैरियोटिक जो है ये कहां से निकला है? ये निकला है कैरियोन से। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम नाम देंगे प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। या कुछ बुक्स में लिखा गया होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब मैं इसका मतलब भी बताऊंगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है।
और जो यूकैरियोटिक सेल होता है जैसे कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, इन तमाम सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बेटा ये मौजूद होता है। तो आपने यहाँ पे ये भी याद रख लेना है, मैंने लफ्ज बोला वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब आपके दिल में एक क्वेश्चन आना चाहिए दोबारा से कि सर अगर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, हमने अभी भी कहा कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल को कंट्रोल कौन करता है फिर, है ना बगलोलू? सोचने की बात है कि नहीं कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल को कंट्रोल कौन करता है? तो कोई तो होना चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। तो भाई आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना उसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें ना तो ये प्रोकैरियोटिक सेल आ गया, इसमें न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन इसका अंदर क्रोमोसोम जरूर होता है। और वो क्रोमोसोम किधर होता है? वो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। वहीं पे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो कहां पर होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर होगी बात? मतलब ये यूकैरियोटिक सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। मैंने सिर्फ वो देखो न्यूक्लियस मिटा दिया ना, पहले वो प्लांट सेल था फिर मैंने वो मिटा दिया। तो अब देखो जरा यहाँ पर ये न्यूक्लियस आ गया और ये देखो ये न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम नजर आ गया, है ना? तो ये आपने फर्क भी याद रखना है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चार चीजें हों, एक ऐसा सेल जिसमें चार चीजें हों। ये चार चीजें होंगी तो हम कहेंगे कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जैसे कि यूकैरियोट्स में देखो चारों चीजें होती हैं उसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम है, सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम है, बाकी चीजें नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। अब आपको होप सो वेल डिफाइंड जो है उसका मतलब भी समझ आ गया होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ना? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ना, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन में आपने ये याद रखना है कि न्यूक्लियस क्या करता है, ये बेटा जी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आपको पता है कि आप देखे होंगे कभी कोई बच्चा वगैरह पैदा होता है तो हम हॉस्पिटल में हो तो फौरी तौर पे कहना शुरू कर देते हैं इसकी जो आंखें हैं वो इसकी मासी पे गई हैं, ये अपने फादर की तरह नजर आ रहा है, ये मदर की तरह नजर आ रहा है, ये जो है यार ये किसी पे भी नजर नहीं आ रहा, फैमिली में तो किसी पे नजर नहीं आ रहा, देखो किसके साथ मैच कर रहे हैं, है ना? तो मतलब ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि वालिदैन से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो खसूसियात आती हैं जिसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, वो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास होती है? वो इस चुटकू क्रोमोसोम के पास होती है। समझ में आ गई बात? तो जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना है वो इसी का काम होता है। नंबर सेकंड, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल के अंदर तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो भी इसी की ही होती है। समझ आ गई बात? तो ये सारे जो आपने फंक्शंस के अंदर क्या कर लेने हैं, इंक्लूड कर लेने हैं। ये लो भाई, अब ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रेज करता हूँ, मैं थोड़े से क्विजेस वगैरह लिखता हूँ, वो आपने आंसर्स जो हैं वो जरूर करने हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं रेज करने लगा हूँ। अरे जल्दी करो, है ओके। देखो बच्चा, हमारा क्विज सेशन आ गया अब। in which cell in which cell chromosome is not present? कौन सा वो सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन बी हमारे पास एल्गी, ऑप्शन सी हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, और ऑप्शन डी हमारे पास, और मेरा फेवरेट, कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ। अरे हाँ भाई बोलो। एलजी कौन लगा रहा है भाई? एलजी गलत है बेटा, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो नन ऑफ दिस है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें ये हो ही ना।
सभी के अंदर होता है, सिर्फ कोई भी ऐसा नहीं है। सिर्फ प्राइयोन्स की अगर बात करें ना, प्राइयोन्स ये आगे चल के पढ़ाऊंगा, तो प्राइयोन्स होती हैं ये बीमारी काज करते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, इसमें नहीं होता। तो ऐसा कोई भी सेल नहीं है जिसमें होता ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ओके, अगला क्वेश्चन, which of following is a primary function of nucleus? ऑप्शन ए है कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेट्स विद प्लाज्मा membrane to maintain the transport through it, to maintain transport of molecules through it. ऑप्शन सी है हमारे पास, ऑप्शन सी ऑर्डर टू ऑल अदर ऑर्गेनेलिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हरियम जल्दी से बताओ, फिर इसके बाद एक तगड़ा एमसीक्यू जाएगा। वाह 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 यार, ये ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस नहीं आ सकता ना बच्चा, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि क्वेश्चन के स्टेम में मैंने लफ्ज का यूज किया प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब बुनियादी, मतलब कोई एक ही फंक्शन होता है ना जो बुनियादी होता है ना, तो उसका बुनियादी फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री हम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियर पोर्स। बताइए, इसका ये तो ठीक होना चाहिए आपको यार। ओके, एक बच्चे ने सही आंसर किया है बेटा। द राइट आंसर इज अ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो राइट आंसर है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। न्यूक्लियोलस ये वही डार्क रीजन था ना, तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वो रीजन होता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस रीजन, तो वो अभी आपने याद रखना है कि जो मेम्ब्रेन लेस रीजन होता है वो आपके पास न्यूक्लियोलस होता है। मतलब ये हुआ कि इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। मैंने जब डायग्राम के अंदर बनाया था ना, तो फिर ये नहीं समझ लेना कि सारे डायग्राम के अंदर जो बना के हमें दिखाया तो ये न्यूक्लियस है, और फिर हमें सर ने न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से दिखा दिया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, है ना। तो मैं बता रहा था कि ये तो कलर पकड़ा हुआ है, मैंने कोई मेम्ब्रेन थोड़ी बना के दी थी आपको। तो ये मेम्ब्रेन लेस एरिया होगा और यहीं पे राइबोसोम जो है उसका निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर होगी बात? सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। अब कोई क्वेश्चन है तो बेटा ज़रूर पूछिए, अब मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, ठीक है, ज़रूर पूछें। बाकी लोग जो है बेटा जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड जोन सर्कल जो है उसमें शेयर करो। मैंने बताया था कि इस मंथ का जो टारगेट है वो हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का रहेगा, सही है, 1K का। और अभी 1K क्या, अभी 100 भी कंप्लीट नहीं किया आपने, जल्दी करो इसको, सही है। हरी